हम स्टार्ट करते हैं। इंटरमीडिएट के सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर डिपेंड किस पर करता है और राउल्ट्स का नियम क्या है, इसको हम लोग देखेंगे विस्तार से। तो समय न गंवाते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। वाष्प दाब है क्या? जैसे अगर किसी द्रव को एक बंद पात्र में इसको गर्म किया जाए, सपोज कीजिए कि एक बीकर है और इसको स्टैंड पर रखकर इसको हीट किया जा रहा है, तो इससे वेपर बनने लगेंगे। क्या बनने लगेगा? वेपर। और अगर जब इसको बंद कर दिया जाए, किसी लीड के द्वारा इसको बंद कर दिया जाए, तो यह वेपर इससे टकरा करके लिक्विफाइड होंगे और नीचे आने लगेंगे। जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएं, साम्य की अवस्था में, तो उस समय इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर होगा उसे वेपर प्रेशर कहेंगे। अर्थात जब देखिए कोई लिक्विड है, इसको हीट किया जा रहा है, यह वेपर में चेंज हो रहा है और वेपर पुनः कंडेंसेशन के थ्रू जिसको हम लोग संघनन कहते हैं, संघनन के थ्रू द्रव में बदल जा रहा है। अब ऐसी अवस्था आ जाए कि लिक्विड को वेपर में बदलना और वेपर को लिक्विड में बदलना, यह दोनों साम्य की अवस्था में आ जाए। किस अवस्था में आ जाए? साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम स्टेट। जब किसी ताप पर द्रव और उसके वाष्प दोनों, यानी द्रवण और वाष्पन दोनों साम्य अवस्था में आ जाए, तो उस अवस्था में द्रव की सतह पर जो वाष्प द्वारा दाब डाला जाएगा उसे वाष्प दाब कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं जिस निश्चित ताप पर किसी द्रव का वाष्पन और द्रवण दोनों साम्य की अवस्था में हो, तो वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब आरोपित होता है उसे उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। तो देखिए, वाष्प दाब है क्या? जिस निश्चित ताप पर किसी द्रव का वाष्पन और द्रवण, यानी गर्म करने पर जो हो रहा है इस वाष्पन को
वेपोराइजेशन भी कहते हैं। वेपोराइजेशन वाष्पन और उसका कंडेंसेशन द्रवीकरण दोनों साम्य की अवस्था में हो, इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, तो वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर जो प्रेशर अप्लाई किया जाएगा यही प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाती है। क्या कहलाती हैं? वेपर प्रेशर। अब ये देखना होगा कि वेपर प्रेशर डिपेंड किस पर करती है, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि जो वाष्पन की दर है या वेपर प्रेशर ये किस पर डिपेंड करती है। तो वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। वेपर प्रेशर यानी हम कह सकते हैं कि वाष्प दाब निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। तो वाष्प दाब देखिए किस पर डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड, द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति पहला फैक्टर है द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति क्या है? अगर द्रव के अणुओं के मध्य के बीच जो फोर्स लगता है इसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यानी दो अणुओं के बीच जो ये फोर्स कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दो अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। देखिए द्रव में बहुत से अणु होते हैं, इनके अणुओं के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कार्य करता है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो वाष्पन की दर घट जाएगी, वाष्पन की दर घटेगी तो वाष्प दाब भी घट जाएगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा तो वाष्पन अधिक होगी, यानी वेपोराइजेशन अधिक होगा तो वेपर प्रेशर भी अधिक होगा। तो अब हम देखते हैं इससे क्या क्या निष्कर्ष निकलता है। पहला, यदि अणुओं के मध्य इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अधिक होती है
अधिक होती है तो वाष्पन की दर घटती है, जिससे वाष्प दाब कम लो हो जाता है। यानी जब द्रव के अणुओं के मध्य इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अधिक होगा, यानी वो अधिक बल के द्वारा आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो उनके वाष्पन की दर कम हो जाएगी। अगर वाष्प कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी घट जाएगा, यानी वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा कंडीशन देखिए क्या निकलता है, यदि अणुओं के मध्य का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है तो वाष्पन की दर बढ़ती है, जिससे वाष्प दाब बढ़ जाता है। अब देखिए, जैसे अगर हम जल लेते हैं तो जल के अणुओं का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा ज़्यादा होती है तो उनके वाष्प दाब कम है। लेकिन अगर हम एथेनॉल ले लें तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम लगती है, तो इसका वाष्पन दर अधिक होने के कारण वेपर प्रेशर भी अधिक होती है, जैसे इथेनॉल C2H5OH, पेट्रोल, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम लगते हैं तो वाष्पन की दर बढ़ती है। जब वाष्प अधिक बनेगा तो द्रव की सतह पर प्रेशर भी अधिक क्रिएट होगा, अर्थात वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो पहला फैक्टर यह है नेचर ऑफ लिक्विड, द्रव की प्रकृति पर डिपेंड करेगा कि वाष्प दाब कैसा होगा। इसे नोट कर लीजिए। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। ताप को देखेंगे कि ताप कैसे वेपर प्रेशर को प्रभावित करती है। तो दूसरा फैक्टर है ताप, टेम्परेचर। तो देखिए टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो किसी भी द्रव का वेपोराइजेशन बढ़ती है, अर्थात वेपर प्रेशर बढ़ेगा। वेपर ज़्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, यानी वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अर्थात हम कह सकते हैं ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ती है और ताप घटाने पर वाष्प दाब घटती है। अर्थात ताप बढ़ाने पर द्रवों का वाष्प दाब बढ़ता है। इसका ठीक अपोजिट, अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। तो ये दो फैक्टर होते हैं जो किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर को चेंज करते हैं। इसे नोट कर लीजिए।
अब हम लोग देखेंगे जब किसी द्रव में नॉन वोलेटाइल सबस्टेंस को ऐड कर देते हैं, तो पहला फैक्टर देखेंगे एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट रहेगा, सॉरी ए सॉल्वेंट। जब किसी सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं इसको विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, जब अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे अर्थात अगर कोई लिक्विड है या और ये लिक्विड वेपर में चेंज हो रही है, किसमें चेंज हो रही है? वेपर में। और जैसे ही हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को यहाँ मिला देते हैं, जैसे ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है कुछ, इनको मिला दिया गया, तो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसके वेपर को बनने से रोकेंगे, यानी वेपर में जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट होने में बाधा उत्पन्न होगी, जिससे वो कम वेपर बनेगा और वेपर प्रेशर घट जाएगा। तो निष्कर्ष क्या निकला? जब विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो द्रव का वाष्पन घट जाता है, जिससे वाष्प दाब भी घट जाती है। यानी जब किसी द्रव में या विलायक में हम अवाष्पशील विलेय मिला दें, क्या मिला दें? अवाष्पशील विलेय सॉल्यूट को मिला दें तो वाष्प दाब घट जाएगा, क्योंकि अवाष्पशील विलेय वाष्पन के दर में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे वाष्प कम बनती है, वेपर प्रेशर घट जाती हैं। इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ कि राउल्ट का नियम है क्या, इसको समझने के लिए
हम लोग डिटेल में समझेंगे कि राउल्ट का नियम में जब हम किसी लिक्विड में जब कोई वोलेटाइल लिक्विड मिला दें सॉल्यूशन में, तब राउल्ट का नियम क्या होगा। तो पहला है राउल्ट्स लॉ फॉर ए solution containing volatile liquids, यानी जब किसी विलयन में वाष्पशील द्रव मिला दिया जाए तब राउल्ट का लॉ क्या होगा। तो पहला कंडीशन है इसको हम हिंदी में कह सकते हैं, विलयन में वाष्पशील द्रव मिलाने पर राउल्ट का नियम। जब वाष्पशील द्रव मिला दिए तो राउल्ट का नियम क्या होगा, इसको देखिए। जब किसी वाष्पशील द्रव में हम कोई विलयन में वाष्पशील द्रव मिला देते हैं तो जो विलयन का जो वेपर प्रेशर हो, मतलब कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अर्थात यदि आई कंपोनेंट को मिलाने पर, तो जब इसको मिलाएंगे तो आई कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर पी आई ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ आई, यानी जिस कंपोनेंट को हम मिला रहे हैं उसका जो वेपर प्रेशर है वह उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अर्थात पी आई इक्वल टू कांस्टेंट इनटू एक्स आई। अब अगर कोई विलायक शुद्ध अवस्था में है, यानी फॉर प्योर कंपोनेंट, अगर शुद्ध अवस्था में घटक है तो एक्स आई इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध अवस्था में जो उसका मोल फ्रैक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, 1। अब शुद्ध अवस्था में होने के कारण उस कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो कांस्टेंट, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा जो देखें शुद्ध अवस्था में पी आई इक्वल टू हो जाएगा पी आई नॉट, यानी जो वेपर प्रेशर होगा वो शुद्ध अवस्था के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, वेपर प्रेशर के बराबर। अर्थात ये हम कह सकते हैं पी आई नॉट इक्वल टू कांस्टेंट इनटू 1। अब पी आई नॉट की वैल्यू को कांस्टेंट की जगह पुट करने पर पी आई नॉट इक्वल टू कांस्टेंट का मान कांस्टेंट की जगह
रखने पर, तो देखिए अगर कांस्टेंट की जगह रखेंगे यहाँ इस इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा पी आई इक्वल टू पी आई नॉट इंटू एक्स आई। अर्थात ये हम कह सकते हैं जब किसी विलयन में वाष्पशील विलय को मिलाया गया तो राउल्ट का नियम हो जाएगा पी आई इक्वल टू पी आई नॉट इंटू एक्स आई, यानी शुद्ध अवस्था के वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के गुणनफल के बराबर होगा, जहाँ पी आई बराबर आई घटक का वाष्प दाब, पी आई नॉट इक्वल टू शुद्ध अवस्था में आई घटक का वाष्प दाब, एक्स आई इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ आई कंपोनेंट। इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए, माना विलयन में ए तथा बी वाष्पशील द्रव उपस्थित हैं, तो ए के लिए हो जाएगा पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ए का मोल फ्रैक्शन। इसी प्रकार बी के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। अगर टोटल वेपर प्रेशर निकालना है तो हो जाएगा टोटल वेपर प्रेशर P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, या P इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन पी बी। इससे टोटल वेपर प्रेशर निकल जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। चलिए,
अब हम लोग देखेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन containing non volatile solute, यानी उस विलयन को देखेंगे जब उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हो। हिंदी में इसको कह सकते हैं जब अवाष्पशील विलयन में उपस्थित हो तो राउल्ट का नियम। तो जब अवाष्पशील विलयन में अगर उपस्थित होगा तब ये राउल्ट का नियम क्या होगा। आप जानते हैं कि एक बाइनरी सॉल्यूशन के लिए जो यक्स सॉल्वेंट प्लस यक्स सॉल्यूट बराबर 1 होती है। यानी जब कोई बाइनरी सॉल्यूशन हो, कौन सी सॉल्यूशन हो, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन उसे बोलते हैं जिसमें 2 कंपोनेंट हों, तो उनके मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वह कितना आता है, 1 आता है। अगर इसको हम इस तरह लिखें, यक्स सॉल्वेंट इक्वल टू 1 माइनस यक्स सॉल्यूट, या अगर यक्स सॉल्वेंट का निकालना है तो 1 माइनस यक्स सॉल्यूट हो जाएगा। अब देखिए राउल्ट के नियम के अनुसार P A इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, यह राउल्ट का नियम है। या ये ना माना जाए कि इसी को ले लिया जाए, P इक्वल टू पी नॉट एक्स। अब इसमें देखें, अगर एक्स सॉल्वेंट का है तो इस मान को यहाँ पर पुट करते हैं तो हो जाएगा P इक्वल टू पी नॉट इंटू 1 माइनस सॉल्यूट एक्स सॉल्यूट हो जाएगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P अपान पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस एक्स सॉल्यूट। P अपान पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस एक्स सॉल्यूट, या 1 माइनस P अपान पी नॉट इक्वल टू एक्स सॉल्यूट हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। यह राउल्ट का नियम है। यही राउल्ट का नियम है। इस नियम के अनुसार हम कह सकते हैं यह कह सकते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का
आपेक्षिक अवनमन, अवनमन मीन्स होता है लोअरिंग, घटना, आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होती है। विलय के मोल प्रभाज के बराबर होती, ये राउल्ट के नियम का निष्कर्ष है, इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए, जब विलयन में अवास्तविक विलय मिला हो तो राउल्ट का नियम क्या निकल कर के आया, यह निकल कर के आया P नॉट माइनस P अपान P नॉट इक्वल टू यक्स सॉल्यूट। अब इसमें देखिए, हमेशा विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, इसी को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। आप जानते हैं कि विलय का मोल प्रभाज सॉल्यूट का मोल प्रभाज बराबर होता है, मोल प्रभाज यक्स सॉल्यूट इक्वल टू होता है स्मॉल एन अपान कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। अगर इस वैल्यू को यक्स सॉल्यूट के जगह पुट कर दिया जाए तो यह निकल के आ जाएगा P नॉट माइनस P अपान P नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपान कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। यह विलय का मोल प्रभाज है। अब चूंकि जानते हैं आप, राउल्ट का नियम केवल तन विलयनों पर लागू होता है। चूंकि राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। तनु विलयन उसे कहते हैं जिसमें विलय की मात्रा बहुत ही कम होती है, अर्थात जो स्मॉल एन की मात्रा है मोर लेस देन कैपिटल एन, अर्थात ये कह सकते हैं हम कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन नियर अबाउट कैपिटल एन। एन की मान बहुत ही कम है। इस कंडीशन में ये हो जाएगा P नॉट माइनस P अपान P नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपान कैपिटल एन। चूँकि स्मॉल एन इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बटा स्मॉल एम, कैपिटल एन इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू बटा कैपिटल एम, यानी स्मॉल एन विलय का मोलों की संख्या बराबर विलय का भार बटे विलय का अनुभार, विलायक के मोलों की संख्या बराबर विलायक का भार बटे विलायक का अनुभार। इसके वैल्यू को अगर इसमें रख दिया जाए तो ये आ जाएगा P नॉट माइनस P अपान P नॉट बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम बटा कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम। या इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं P नॉट माइनस P अपान P नॉट इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू।
यह राउल्ट के नियम का वह फार्मूला है जिस पर बहुत आसानी से किसी भी न्यूमेरिकल को लगाया जा सकता है। इसमें देखिए, जहाँ स्मॉल w बराबर है विलेय का भार, कैपिटल W बराबर विलायक का भार, स्मॉल m बराबर विलेय का अणुभार और कैपिटल M बराबर विलायक का अणुभार। P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और P है विलयन का वाष्प दाब। यह हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि सिंबल में कौन किसको बताता है, तभी हम न्यूमेरिकल को लगा पाएंगे। ये राउल्ट का नियम है, बिल्कुल सरल तरीके से फार्मूला, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या हैं। चलिए देखते हैं। राउल्ट के नियम की सीमाएं। लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट के नियम की सीमाओं को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, पहला सीमा है, लिमिटेशन है कि राउल्ट्स का नियम केवल तन विलयनों पर लागू होता है। यह नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। लाइट चली गई, थोड़ा अंधेरा है, आप लोग ध्यान देंगे। दूसरा है कि राउल्ट का नियम ऐसे विलयनों पर लागू होता है जिसमें विलेय और विलायक आपस में कोई रासायनिक अपक्रिया न करते हों। राउल्ट का नियम उन विलयनों पर लागू होता है जिसमें विलेय तथा विलायक आपस में सगुणन यानी आपस में मिलना या वियोजन नहीं करते हैं। तीसरा कंडीशन है कि ताप स्थिर रहना चाहिए। ताप स्थिर रहना चाहिए। तो ये राउल्ट के नियम की सीमाएं हैं।
आज के लेक्चर में बस इतना ही। लास्ट में लाइट चली गई है, थोड़ा अंधेरा, लेकिन हम मौखिक बोल भी दिया, हम लोग सुन करके भी लिख सकते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में जब भी राउट्स लॉ पूछा जाता है तो राउट्स लॉ की लिमिटेशन ज़रूर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम राउट्स लॉ पर कुछ न्यूमेरिकल भी बताएंगे, उसके बाद बिलियनों की अणसंख्य गुण कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बताएंगे। आप लोग मन लगा करके पढ़िए, समझिए, और अगर हमारा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं और शेयर भी करें। धन्यवाद।